गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियोज में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल जो आप लोग को पढ़ा रहे थे पिछले वीडियोज में, उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो इसमें आप लोग को लिखा गया है दोस्तों, आप लोग को जो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें 2-3 वीडियोज हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बॉन्डिंग के बारे में, जिसको आप लोग सुनते होंगे नाम, आप लोग हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो हम लोग बॉन्डिंग आज पढ़ेंगे, जिसको आप लोग नाम सुनते होंगे रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, तो रासायनिक बंधन जो आपको टर्म आपको जो लिखा गया है, जिसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंधन। तो आपको यहाँ पे पहले बॉन्डिंग का अर्थ समझना होगा। यहाँ पे आप लोगों को जो बॉन्डिंग लिखा गया है, तो बॉन्डिंग का अर्थ होता है अट्रैक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं आकर्षण बल। क्या बोलेंगे? आकर्षण बल। तो यहाँ पे आपको पहले तो हम लोग यहाँ पे बॉन्डिंग जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका अर्थ आप लोग को बोलता है दोस्तों कि इसका अर्थ हम लोग कहते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स कहने का मतलब हम लोग का हो गया कौन सा बल? तो आकर्षण बल। कौन सा बल? तो आकर्षण बल। आकर्षण बल। तो अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल। तो हम लोग समझेंगे कि बॉन्डिंग का अर्थ क्या होता है। तो बॉन्डिंग का अर्थ होता है दोस्तों अट्रैक्शन फोर्स, जिसको बोलेंगे आकर्षण बल। तो यहाँ पे आकर्षण बल आखिर लगेगा किसके बीच? तो पहले तो आपको यह समझना होगा, जैसे हमने आपको मान लिया कि लिख दिया हमने ऑक्सीजन दोस्तों, तो ऑक्सीजन आप लोग को लिखा गया तो यह परमाणु है। ऐसे आपको नाइट्रोजन लिख दिया तो यह भी परमाणु है, हाइड्रोजन लिख दिया तो यह भी परमाणु है, कार्बन लिख दिया तो यह भी क्या है? परमाणु है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग परमाणु की पहचान करेंगे कैसे? तो परमाणु की पहचान आपको करने के लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपको सिंगल अगर लिखा हुआ है, जैसे नाइट्रोजन हमने लिखा तो नाइट्रोजन की संख्या कितना यहाँ पे? 1 है। ऑक्सीजन लिखा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजन लिखा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? तो आपको 1 है। कार्बन लिखा तो यहाँ पे कार्बन की संख्या भी आपको कितना है? 1 है। यदि आपको कहता है कि आपको एलिमेंट अगर बोला जाए, तत्व की संख्या यदि आपको 1 अगर नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग मानते हैं यह हमारा परमाणु है। जैसे यदि अगर मान लिया जाए, इसी के आधार पे आपको किसी ने लिखा फ्लोरीन दोस्तों, तो फ्लोरीन देखिए यहाँ पे लिखा कितना गया है? तो इसका संख्या अगर 1 है, तो अगर हम लोग को सिंगल अगर दिखाई पड़ेगा, ऑक्सीजन भी यहाँ पे सिंगल है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे सिंगल है, कार्बन भी यहाँ पे सिंगल है, यदि हम लोग को सिंगल अगर दिखाई देता है, तो इसको हम लोग मानते हैं कि यह हमारा क्या है? तो यह आपको परमाणु है। जैसे आपको Cl लिखा तो Cl आपको बोला दोस्तों क्लोरीन, तो यहाँ भी आपको क्लोरीन आपको सिंगल दिखाई पड़ रहा है, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे क्या है? आपको परमाणु हो जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हैं एटम दोस्तों। तो आप लोग को एटम, जिसको आप लोग परमाणु बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको दिमाग में फिट कर लेना है, यदि हम लोग को सिंगल अगर दिखाई देगा, सिंगल कहने का मतलब 1 अगर दिखाई देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा एटम है, कहने का मतलब वह परमाणु है। तो कहता है दोस्तों कि परमाणु की संख्या अगर 1 से ज्यादा हो जाए, तो परमाणु की संख्या 1 से ज्यादा होने का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो वैसे स्थिति में हम लोग बोलेंगे क्यों आपको अणु का रूप ले लेगा। तो हमने बोला यदि परमाणु की संख्या यदि आप बढ़ाते हैं, परमाणु की संख्या यदि आप बढ़ा रहे हैं 1 से, जैसे सिंगल था दोस्तों 1 था, तो उसको हमने बोला परमाणु। यदि हमने इसी को अगर लिख दिया होता N2, क्या लिखा? N2। अब बताइए कि हम लोग का नाइट्रोजन जो यहाँ पे है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, नाइट्रोजन हम लोग का यहाँ पे सिंगल था। जब सिंगल था तो आपने बोला था, क्या बोला था? इसको परमाणु बोला था। लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि नाइट्रोजन की संख्या अब सिंगल नहीं रहा है, आपको सिंगल से अधिक हो गया, 1 से अगर अधिक हो जाएगा, तो इसी को हम लोग नाम देंगे दोस्तों की मॉलिक्यूल के रूप में पहचान करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। तो पहले तो हम लोग को यह समझ में आना चाहिए कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो हमने बोला कि यदि सिंगल आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, तो सिंगल अगर दिखाई पड़ेगा मतलब अकेले अगर दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परमाणु, कहने का मतलब एटम बोलेंगे। और यदि 1 से अधिक हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अणु है। उसी प्रकार से आपको जैसे ऑक्सीजन लिखा गया था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन की संख्या यदि 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि परमाणु है। और यदि अगर इसी को अगर किसी ने आपको ऐसे लिख दिया होता, O2 के रूप में लिख दिया दोस्तों, तो O2 के रूप में लिखने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि आपको सिंगल तो नहीं रहा, आपको सिंगल से अधिक हो गया, 1 से यदि अधिक हो जाएगा आपको, तो इसी को बोलेंगे क्या हो जाएगा? हमारा अणु हो जाएगा।
तो अणु कहने का मतलब अगर एक से अधिक परमाणु आपको अगर मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अणु। क्या बोलेंगे? अणु। और यदि आपको बोला जाए, यहाँ पे आपको फ्लोरीन लिखा गया था, यहाँ भी आपको सिंगल था, और यदि यहाँ पे सिंगल है दोस्तों तो यहाँ पे आपको अगर किसी ने F2 लिख दिया, क्या लिख दिया? F2। तो पहले हमको यह बता दिया कि फ्लोरीन की संख्या आप सिंगल रहा कि सिंगल से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया। अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है? अणु है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपको अणु है, लेकिन यहाँ पे आपको नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? तो परमाणु है। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपको किस रूप में है? तो अणु के रूप में है। क्यों अणु के रूप में है? क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या एक से अधिक है, और जब ऑक्सीजन की संख्या एक से अधिक है दोस्तों, मतलब परमाणु की संख्या अगर एक से अधिक आ जाए तो इसी को हम लोग बोलेंगे अणु। फ्लोरीन को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल था तो आपको परमाणु था, लेकिन यहाँ पे आपको जब डबल हो गया मतलब एक से अधिक हो रहा है तो उसको अणु बोलेंगे। उसी प्रकार से आपको यहाँ हाइड्रोजन जो लिखा गया था, तो हाइड्रोजन को अगर किसी ने अगर लिख दिया दोस्तों H2, क्या लिख दिया? H2। क्या लिखा? H2 लिखा। तो H2 लिखा तो इसको आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे परमाणु था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? तो अणु हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक से अधिक हो गया। तो उसी प्रकार से अगर Cl लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा Cl2। आप लोग को मैं यह बताने का कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप लोग को सिंगल हो, यदि आपको सिंगल रूप में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलेंगे परमाणु। और अगर एक से अधिक दिखाई पड़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अणु। तो कहने का मतलब परमाणु अगर अधिक संख्या मिलेगा, एक से अधिक संख्या में अगर परमाणु रहेगा तो अणु बनेगा। जैसे अब आप लोग और बढ़िया से समझिएगा, जैसे अगर मान लिया जाए कि हमने लिखा दोस्तों NH3। क्या लिखा? NH3। अब हमको यह बताइए कि जो NH3 आपको लिखा गया है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3 है। अब यह बताइए कि जो NH3 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो क्या आपको सिंगल दिखाई पड़ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन आपको 1 है, हाइड्रोजन आपको 3 है। तो अगर परमाणु की संख्या अगर एक से अधिक अगर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग अणु बोलेंगे। यहाँ पे अमोनिया आपको अणु के रूप में है। किसके रूप में है? अणु के रूप में। और इस अणु में कौन कौन सा परमाणु है? तो नाइट्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु है। तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु है? तो 1 परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? तो आपको 3 परमाणु है। हमने अगर इसी के आधार पे अगर मान लिया जाए कि CH4 अगर लिखा होता, तो CH4 आपको देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन है दोस्तों, तो कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे परमाणु की संख्या 1 से अगर अधिक हो रहा है, तो अगर परमाणु की संख्या अगर 1 से अधिक अगर मिल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है? अणु बन रहा है। तो यहाँ 1 परमाणु कार्बन का है और 4 परमाणु आपको हाइड्रोजन का है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए। अब जैसे हमने लिख दिया होता NaCl। क्या लिखा दोस्तों? NaCl। तो सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का यहाँ पे 1 परमाणु, तो कहेंगे कि परमाणु की संख्या यहाँ पे दोस्तों 1 से अधिक का समूह बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? हमको हो जाएगा अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणु। जैसे अगर मान लिया जाए किसी ने आपको लिख दिया होता MgCl2 लिखा होता, क्या दोस्तों? MgCl2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, मैग्नीशियम की संख्या 1 है। मैग्नीशियम की संख्या कितना है? 1 है। और आपको क्लोरीन जो आपको लिखा गया है, तो क्लोरीन की संख्या आपको कितना हो गया? 2 हो गया। तो कहने का मतलब 2, 1 से अधिक आपको परमाणु का समूह। तो अगर परमाणु का समूह अगर आपको दिखाई देगा तो इसको अणु बोलेंगे। तो अणु आपको बन रहा है किससे? परमाणु से। तो वही हम लोग को अब समझना है कि जो अणु आपको बन रहा है परमाणु से, तो वही आपको हम लोग को डिफिनेशन आपको देगा दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग, जिसको आपको लिखा गया रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन जिसको आप लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो आप लोग बॉन्डिंग का मतलब हमने बताया कि अट्रैक्शन फोर्स कहने का मतलब आकर्षण बल। क्या बोला? आकर्षण बल। अट्रैक्शन फोर्स दैट इज आकर्षण बल। तो बॉन्डिंग का अर्थ हो गया दोस्तों आकर्षण बल। और केमिकल बॉन्डिंग तो यहाँ पे आपको यही कहता है अणु बन रहा है किससे? परमाणु से। अणु बन रहा है किससे दोस्तों? परमाणु से। तो कहता है कि अणु में, किसमें दोस्तों? अणु में परमाणुओं के बीच। यहाँ देखिएगा आपको हमने बोला NH3, तो NH3 में आपको कौन कौन सा परमाणु है? आपको नाइट्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है। अणु में परमाणुओं के बीच, बोलिएगा, अणु में परमाणुओं के बीच, अणु में परमाणुओं के बीच जो आपको आकर्षण बल कार्य करता है, अणु में परमाणुओं के बीच आपको जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन। तो इसको आपको डिफिनेशन अब आपको ध्यान में आना चाहिए। हमने बोला जैसे आपको NH लिखा गया है, तो यहाँ पे सोडियम परमाणु है और क्लोरीन परमाणु है। सोडियम और कोची? क्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अणु में सोडियम परमाणु मतलब सोडियम क्लोराइड का एक अणु है,
इसमें सोडियम परमाणु है और क्लोरीन परमाणु है। तो सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु के बीच जो आकर्षण बल लगेगा इसी को मैं बोलूंगा रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। तो आपको बॉन्डिंग का डिफिनेशन आपको बोलने आना चाहिए। जैसे अगर मान लिया जाए CH4 लिखा गया है तो यहाँ पे कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है इसी को बोलेंगे रासायनिक बंधन। तो आप डिफिनेशन आप आसानी पूर्वक आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अणु में परमाणु के बीच, अणु में परमाणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, अणु में परमाणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग बोलेंगे रासायनिक बंधन। क्या बोलेंगे? रासायनिक बंधन। तो इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पे बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन में कि आपको अणु में परमाणुओं के बीच, अणु में परमाणुओं के बीच क्या लिखूंगा? अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल को, अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक बंधन कहा जाता है, रासायनिक बंधन कहा जाता है। तो आपको डिफिनेशन आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमने आपको बोला कि आपको जैसे अगर परमाणु कैसे पहचान करेंगे, यदि सिंगल रहेगा तो उसको पहचान करेंगे परमाणु के रूप में, अगर एक से अधिक हो जाएगा तो उसको अणु के रूप में पहचान करेंगे। तो अणु का निर्माण किससे होगा? परमाणु से होगा। तो हमने बोला कि अणु में परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, अणु में परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, अणु में परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को बोलूंगा दोस्तों रासायनिक बंधन। क्या बोलूंगा? रासायनिक बंधन। तो आपको अब रासायनिक बंधन का डिफिनेशन स्पष्ट हो चुका होगा। अब हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना है दोस्तों कि रासायनिक बंधन आखिर कितने टाइप का होता है। तो हम लोग को रासायनिक बंधन यहाँ पे हम लोग को 2 टाइप का पढ़ना है क्लास 10th में। आगे आपको हायर क्लासेज में आपको और इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होगा दोस्तों। तो रासायनिक बंधन के बारे में आपको कहता है, इसका यदि वर्गीकरण किया जाए तो आपको रासायनिक बंधन आपको 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक आपको होता है दोस्तों आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। तो पहला आपको हो जाएगा दोस्तों आयोनिक बॉन्ड, जिसको बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलूंगा? आयनिक बंधन। तो पहले तो यह बताइए कि रासायनिक बंधन हुआ कितना प्रकार का? तो 2 प्रकार का। एक हमने फर्स्ट का नाम लिया आयनिक बॉन्ड, जिसको आयनिक बंधन कहते हैं, और सेकेंड आपको बोलता है कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इसका अर्थ होता है दोस्तों आप लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। तो इसका अर्थ हो गया आपको सहसंयोजक बंधन। चलिए हम लोग पहले तो आप लोग रासायनिक बंधन का डिफिनेशन हमने समझाया, आपको समझ में आया होगा। हमने आपको समझाया दोस्तों कि अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बोलते हैं रासायनिक बंधन। हमने बोला कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोला कि 2 प्रकार का है दोस्तों। एक हमने बोला कि आयनिक बॉन्ड है जिसको बोलते हैं आयनिक बंधन, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। चलिए तो हम लोग आयनिक बंधन समझते हैं और सहसंयोजक बंधन समझते हैं। तो यहाँ पे आयनिक बंधन समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर आयनिक बंधन जो है दोस्तों किसके किसके बीच बनता है। आयनिक बंधन का निर्माण आपको किसके किसके बीच आपको होता है। तो पहले हम लोग को इसका बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझना है कि आयनिक बंधन आखिर किस कैसे पहचानेंगे कि कोई बॉन्ड आपको आयनिक बॉन्ड है और कोई आपको बॉन्ड आपको कहता है कि सहसंयोजक बंधन है। क्या है? सहसंयोजक। तो पहले तो हम लोग इसका पहचान करने का कोशिश करते हैं कि आयनिक बंधन कैसे पहचानेंगे और सहसंयोजक बंधन की पहचान हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको लिखा दोस्तों दोनों की पहचान करने का आप लोग को बात में बताने जा रहा हूँ, और यहाँ से आप लोग अगर समझ लेते हैं तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव आने का संभावना बहुत बनता है। ऐसे में चैप्टर समाप्त करने के पश्चात आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और सब्जेक्टिव तो आपको समझ में आएगा। तो हमने आपको बताया रासायनिक बंधन का डिफिनेशन कि अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन का क्लासिफाई किया कितने टाइप में? 2 टाइप में। एक बोला आयनिक बंधन, दूसरा बोला सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन या सहसंयोजक दूसरा हमने बोला। अब समझना हम लोग को आयनिक बंधन आखिर दोस्तों बनता है किसके किसके बीच, सहसंयोजक बंधन किसके किसके बीच बनता है। तो आपको इसके लिए पुनः मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ 2 टर्म दोस्तों। एक आपको जैसे प्रारंभिक क्लास में बता चुका हूँ, एक धातु का कंसेप्ट और दूसरा दोस्तों अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु। तो पहले तो आपको समझ में यह आना चाहिए कि धातु की पहचान हम लोग कैसे करेंगे
और अधातु की पहचान कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि यदि आपको तत्व के नाम के अंत में अगर UM लगा हो, क्या लगा हो, UM लगा हो, तो उसकी पहचान हम लोग करते हैं धातु के रूप में। और यदि आपको कहता है कि तत्व के नाम के अंत में UM यदि नहीं लगा हो तो उसकी पहचान करते हैं हम लोग अधातु के रूप में। तो धातु कैसे पहचानेंगे, यदि लास्ट में आपको तत्व के नाम के अंत में अगर UM नजर आएगा दोस्तों तो उसको बोलेंगे धातु, और यदि UM नजर नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे अधातु। जैसे हमने यहाँ पे आपको लिखा, पहले तो अब धातु और अधातु हम लोग अगर बोला जाए दोस्तों तो आप लोग पहचान कर सकते हैं। तो धातु के बारे में हमने आपको बताया कि यदि तत्व के नाम के अंत में अगर UM लगा हो, क्या लगा हो, UM लगा रहे, अगर UM अगर लगा रहेगा दोस्तों तो उसको बोलेंगे कि हमारा धातु है। और यदि UM नहीं लगा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अधातु। जैसे हमने आपको बोला ऑक्सीजन, क्या बोला दोस्तों, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर हमने आपको बोला आपके सामने, समझिएगा जरा, अधातु में बोल रहा हूं तो अधातु कैसे पहचानिएगा, यदि UM नहीं लगा हो। तो जैसे हमने अगर लिख दिया दोस्तों ऑक्सीजन लिखा, तो ऑक्सीजन लिखा, तो यह बताइए कि क्या लास्ट में आपको इसमें कहीं भी UM नजर आ रहा है। UM यदि नजर नहीं आ रहा है दोस्तों तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अधातु हो जाएगा। यदि हमने आपको लिखा दोस्तों नाइट्रोजन, क्या लिखा, नाइट्रोजन, तो क्या आपको नाइट्रोजन में कहीं UM नजर आ रहा है। तो लास्ट में मैं बोल रहा हूं कि अंतिम में आपको UM यदि नजर नहीं आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अधातु है। जैसे आपको किसी ने लिख दिया दोस्तों फ्लोरीन लिखा, क्या लिखा, फ्लोरीन, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि UM नजर नहीं आ रहा है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, अधातु। यदि आपको किसी ने सल्फर लिखा होता तो सल्फर में भी आप देख सकते हैं दोस्तों UR है न कि UM है, यह भी आपको क्या हो जाएगा, तो अधातु हो जाएगा। यदि मान लिया जाए किसी ने आपको लिख दिया होता दोस्तों क्लोरीन, तो क्लोरीन अगर लिखा तो यहाँ भी देख सकते हैं UM नहीं है, बल्कि आपको अगर UM नहीं है तो यह भी क्या हो जाएगा, अधातु। अगर आपको किसी ने कार्बन लिखा होता तो यह बता दीजिए कि कार्बन में क्या UM है, तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अधातु। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि धातु और अधातु की पहचान करने के लिए एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आपको हमने बोला कि अगर तत्व के नाम के अंत में अगर UM नहीं है दोस्तों तो उसको पहचान करेंगे अधातु के रूप में, और यदि UM है तो उसकी पहचान करेंगे धातु के रूप में। अब चलिए जरा हम लोग को समझना है कि धातु की पहचान कैसे करेंगे। तो तत्व के नाम के अंत में अगर UM लगा है तो धातु के रूप में पहचान करेंगे। जैसे आपको लिख दिया जाए, मान लिया जाए आपको लिखा आपके सामने दोस्तों सोडियम, क्या लिखा, सोडियम, देख सकते हैं आपको तत्व के नाम के अंत में UM नजर आ रहा है दोस्तों। जब UM नजर आ रहा है तो इसको मैं बोलूंगा कि आपको क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। इसी आधार पे आपको अगर मान लिया किसी ने लिखा मैग्नीशियम, क्या लिखा, मैग्नीशियम लिखा होता दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको UM नजर आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, धातु हमारा हो जाएगा। और यदि आपको किसी ने लिख दिया होता एल्यूमिनियम, क्या लिखा, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम लिखा तो यहाँ भी देख सकते हैं UM है तो बोलूंगा क्या है, धातु है। तो धातु की पहचान आपको करने आना चाहिए। अगर तत्व के नाम के अंत में अगर UM है तो उसको बोलेंगे धातु, अगर UM नहीं है तो क्या हो जाएगा, अधातु। अब देखिए इसके बाद आप बता सकते हैं कि किसमें आयनिक बंधन बनेगा और किसमें आपको सहसंयोजक बंधन बनेगा। तो यहाँ पे आपको कहता है कि आपको जो सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है अधातु एवं अधातु के बीच होता है। सहसंयोजक बंधन का निर्माण दोस्तों आपको होता है अधातु एवं अधातु के बीच। अधातु एवं अधातु अगर दोनों आपको परमाणु अधातु है, यदि आपको दोनों परमाणु अगर अधातु है तो पहला भी अधातु लास्ट में भी अधातु, अगर पहले आपको अधातु दिखाई ये सब पड़ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कि आपको क्या हो जाएगा, आयनिक बंधन, सॉरी सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मान लिया जाए इसके उदाहरण के तौर पर अगर CH4 किसी ने लिखा, क्या लिखा, CH4, तो यह बताइए कि C का अर्थ होता है दोस्तों कार्बन, C का अर्थ क्या होता है, कार्बन। अब देखें कि जी हमारा कार्बन आपको UM नहीं है, जब UM नहीं है तो यह हो जाएगा हमारा अधातु। और यहाँ पे देख सकते हैं H का अर्थ होता है दोस्तों हाइड्रोजन, तो आपको जब हाइड्रोजन है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी UM नहीं है तो यह भी हो जाएगा अधातु। तो हमने बोला कि आपको अधातु अधातु अगर दिखाई देगा तो आपको हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। चलिए तो हमने आपको NH3 लिखा, तो NH3 अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो यह भी आपको एक अणु है दोस्तों, इसमें आपको नाइट्रोजन है, क्या लिखा गया है, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन लिखा गया है तो बताइए क्या इसमें UM लगा हुआ है, तो नहीं है।
जब यूएम नहीं है तो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। हाइड्रोजन में देख सकते हैं क्या आपको यूएम है, तो बोलेंगे कि यहाँ भी आपको हाइड्रोजन आपको है दोस्तों, तो यहाँ भी आपको यूएम नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा, अधातु। तो जब अधातु के बीच यदि बंधन का निर्माण होगा तो इसी को बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंधन। तो इसकी आपको पहचान कर सकते हैं कि जब अधातु के बीच, अधातु और अधातु के बीच यदि बंधन का निर्माण होगा तो इसी को बोलूंगा मैं सहसंयोजक बंधन। जैसे अगर मान लिया जाए किसी ने आपको लिख दिया होता CO2 दोस्तों, तो CO2 लिखा, तो इसको आप पहचान कैसे करें कि आयनिक बंधन है कि सहसंयोजक। तो देखेंगे कि क्या क्या तत्व है, तो जी है, सी का अर्थ हो गया आपको कार्बन, तो सी का अर्थ हो गया कार्बन, तो क्या आपको यहाँ पे यूएम लगा हुआ है, तो यूएम नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपको अधातु हो जाएगा। और जब शुरुआती में आपको अधातु मिल जाएगा तो इसको हम सेकेंड ऐसे देखेंगे भी नहीं, क्या हो जाएगा आपको सहसंयोजक बंधन। अब जरा देखिए हम लोग आयनिक बंधन की पहचान कैसे करेंगे। तो यह आपको कहता है कि यह जो बंधन बनता है दोस्तों आपको धातु और अधातु के बीच पाया जाता है। तो इसमें आपको धातु और अधातु के बीच जो बंधन बनता है, धातु और अधातु के बीच जो आपको बंधन बनता है उसी को बोलेंगे आयनिक बंधन। क्या बोलेंगे, आयनिक बंधन। तो आपको आयनिक बंधन की पहचान कैसे करेंगे, तो इसमें आपको बोला गया कि धातु और अधातु के बीच यदि आयनिक बंधन की पहचान करना है तो इसमें हम लोग बोले कि धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच यदि आपको बॉन्ड बनेगा तो इसी को बोलेंगे आयनिक बंधन। जैसे यदि आपको लिख दिया दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में, हमने लिखा आपको NaCl, क्या लिखा, NaCl। जब NaCl लिखा तो देखिएगा यहाँ Na आपको लिखा गया, तो Na का आप लोग मतलब समझ रहे होंगे सोडियम। तो यहाँ यह बताइए कि अंत में आपको यूएम लगा हुआ है, जब यूएम लगा हुआ है तो इसकी पहचान करेंगे हम लोग किसके रूप में, दो धातु के रूप में। तो यदि पहले आपको धातु मिल गया तो इसको बोलेंगे दोस्तों किसमें आयनिक बंधन हो जाएगा। जैसे आपको लिखा किसी ने CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो यह बताइए कि Ca का अर्थ क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। जब Ca का अर्थ कैल्शियम होता है तो आप देख सकते हैं ये आपको यूएम है, तो स्टार्ट में आपको धातु मिल गया दोस्तों। जो आपको यदि धातु मिल जाएगा तो बोलेंगे कि बाद वाला आपको ऑक्सीजन आपको क्या हो जाएगा, ऐसे ऑक्सीजन देखिएगा तो आप देख सकते हैं, तो ऑक्सीजन में आपको यूएम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अधातु। तो हमने आपको क्या बोला कि जब धातु और अधातु के बीच यदि बंधन बनेगा तो उसको बोलेंगे आयनिक बंधन, और यदि अधातु एवं अधातु के बीच बंधन बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। जैसे आपको मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिया, जैसे आपको लिख दिया दोस्तों SO2, जैसे आपको लिख दिया AlCl3, जैसे हमने लिख दिया अगर मान लिया जाए कि MgCl2, तो इस तरह से अगर आपको किसी ने लिखा CO2 और बोला जाए कि इसकी मतलब आप कैसे कहेंगे, आपको इसमें आयनिक बंधन किसमें है और सहसंयोजक बंधन किसमें है। यहाँ देखिए कि S का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो S का अर्थ होता है सल्फर। S का अर्थ क्या होता है, तो सल्फर। तो सल्फर में आपको यूएम नहीं है, जब यूएम नहीं है तो अधातु है। यदि आपको पहले अधातु मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि सहसंयोजक बंधन है, इसमें क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन। अब देखिए हमने AlCl3 लिखा, तो आप देखिएगा पहला आपको एल दिखाई पड़ रहा है, तो एल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम होता है। जब एल्यूमिनियम होता है तो यहाँ पे आपको यूएम लगा हुआ है, जब यूएम लगा हुआ है तो धातु है। और यदि आपको पहले आपको धातु मिल जाएगा तो इसको मैं बोलूंगा कि इसमें आपको आयनिक बंधन है। कौन सा बंधन है, आयनिक बंधन है। उसी प्रकार से यदि आपको MgCl2 लिखा गया है तो Mg का अर्थ होता है दोस्तों मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम। और यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नीशियम में आपको यूएम नजर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आपको धातु अगर पहले है तो आपको हो जाएगा आयनिक बंधन। चलिए यहाँ पे आपको CO2 लिखा गया, तो C का अर्थ होता है दोस्तों कार्बन। तो C का अर्थ यदि कार्बन होता है तो कार्बन में देख सकते हैं आपको यूएम नहीं है, जब यूएम नहीं है तो आपको हो जाएगा अधातु, और अधातु पहले हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कि इसमें आपको सहसंयोजक बंधन है। तो इस तरह से आप लोग को यदि कोई यौगिक दे देगा दोस्तों, कंपाउंड अगर दे करके पूछेगा, इसमें आप बताइए कि किसमें आपको आयनिक बंधन है और किसमें आपको सहसंयोजक बंधन है। तो हमने आप लोग को डिफिनेशन और पहचान करने का बात बताया। तो हमने आपको दोस्तों क्या बताया अभी तक, रासायनिक बंधन कहते किसको है। तो हमने बोला दोस्तों बॉन्डिंग का अर्थ ही होता है अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज कहने का मतलब आकर्षण बल। तो हमने बोला अणु में परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन। और आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है 2 प्रकार के रासायनिक बंधन, आयनिक बंधन और दूसरा दोस्तों सहसंयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन की पहचान कैसे करेंगे, तो आयनिक बंधन आपको जो बनेगा धातु और अधातु के बीच बनेगा। और सहसंयोजक बंधन की पहचान कैसे करेंगे, तो यह बनेगा आपको अधातु एवं अधातु के बीच। तो चलिए आपको पहचान करने के लिए हमने बताया। अब हम लोग को पढ़ना है दोस्तों कि आखिर इसका डिफिनेशन वगैरह, इसका उदाहरण कैसे बनता है आयनिक बंधन और कैसे सहसंयोजक। तो हमने अभी पहचान करने के तरीका बताया है। चलिए तो हम लोग अब इसका डिफिनेशन वगैरह सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको कहता है दोस्तों यदि आप
आयनिक बॉन्ड जिसको आप बोल रहे हैं, तो पहले तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आयनिक बंधन जो बनता है दोस्तों, धातु और अधातु के बीच बनता है। धातु और अधातु के बीच आपको आयनिक बंधन पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि धातु और अधातु के बीच कौन सा बंधन बनता है, तो आपको आयनिक बंधन बताना है। क्या बनता है? आयनिक बंधन। तो आपसे पूछा जाएगा कि सहसंयोजक बंधन किसके किसके बीच बनेगा, तो अधातु एवं अधातु के बीच आपको बनेगा सहसंयोजक बंधन। तो धातु की पहचान कैसे करेंगे? यदि आपको तत्व के नाम के अंत में यदि आपको यूएम लगा है तो धातु के रूप में पहचान करेंगे, और यदि आपको यूएम नहीं लगा है तो हम लोग उसको पहचान करेंगे अधातु के रूप में। चलिए, तो हम लोग अब पहचान करते हैं दोस्तों आयनिक बंधन का। हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग सहसंयोजक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन, तो पहला बात हमने बताया कि यह बनेगा आपको धातु एवं अधातु के बीच। उसके बाद अब चलिए इसका डिफिनेशन पर चलते हैं। कहता है कि आपको जिस बंधन का निर्माण आपको कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, इसको आप बोल सकते हैं कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब आपको यदि बाउंड अगर बन रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, तो उसी को मैं बोलूंगा, इसको आप लोग ऐसे कंप्लीट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर कहने का मतलब पूर्ण स्थानांतरण, पूर्ण स्थानांतरण। तो कंप्लीट ट्रांसफर कहने का मतलब आपको हो जाएगा पूर्ण स्थानांतरण। तो डिफिनेशन हमने बोला कि यदि आपको बंधन का निर्माण, अगर जिस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन। चलिए, तो आयनिक बंधन बनता था किसके किसके बीच, तो आपको धातु एवं अधातु के बीच। अब आया कि आयनिक बंधन दोस्तों अगर बोला जाए कहते किसको है, तो आपको बोलना है कि जब बंधन का निर्माण आपको इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होगा, तो ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग अगर हो रहा है, तो इसी को मैं बोलूंगा आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। तो इसको आप लोगों को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो आप लोग दोस्तों देखे होंगे। ऐसा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने के लिए आता होगा, मुझे विश्वास होगा। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग सीखेंगे कि आयनिक बंधन कैसे बनता है। तो आप लोग पहले तो डिफिनेशन स्पष्ट हो चुका होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जिस बंधन का निर्माण होगा दोस्तों उसी को बोलेंगे आयनिक बंधन। और यदि सहसंयोजक बंधन अगर बोला जाए कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको कहता है कि ड्यू टू, लिख सकते हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण, साझेदारी के कारण। आप बोलिएगा कि अगर यदि जिस बंधन का निर्माण यदि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण होगा उसको बोलेंगे सहसंयोजक बंधन, और यदि जिस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होगा तो उसको बोलेंगे आयनिक बंधन। और आपको सहसंयोजक बंधन बनता है दोस्तों अधातु एवं अधातु के बीच, और आयनिक बंधन बनता है आपको धातु एवं अधातु के बीच। और सहसंयोजक बंधन का डिफिनेशन, आयनिक बंधन का डिफिनेशन, रासायनिक बंधन का डिफिनेशन कैसे पहचान करेंगे इसको हमने बताने का कोशिश किया। अब हम लोग आयनिक बंधन का डिटेल दोस्तों और सहसंयोजक बंधन का डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहे इस वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू।